हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज है 24 जुलाई 2021 और 24 जुलाई के द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल लिया गया है वो है दैनिक रेट, जो हाल ही में यानी कि कल दैनिक भास्कर के ठिकानों पर जो इनकम टैक्स की रेट पड़ी है उसको लेकर यह आर्टिकल लिखा गया है कि किस तरीके से जो अभी हाल फिलहाल की जो कोविड की दूसरी लहर थी या उससे पहले भी दैनिक भास्कर गवर्नमेंट की बुराइयों के बारे में या उनकी कमियों के बारे में खुलकर छाप रहा था, यानी कि न्यूज़ दिखा रहा था। उसकी वजह से ये कार्रवाई की गई है जो कहीं ना कहीं प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करती है और ये आप कह सकते हैं कि एक लोकतंत्र के लिए सही या अच्छी खबर नहीं मानी जा सकती है। तो आर्टिकल में लिखा गया है कि अभी जो सरकार है उसके खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको यानी कि उसकी जो कमियां हैं उसको दिखाता है तो वो सरकार उसे गलत मानती है और उसको कहीं ना कहीं परेशान करती है। यूपी में जो लखनऊ में इनका समाचार ग्रुप है, समाचार चैनल है, दैनिक भास्कर समूह के परिसरों पर कथित तौर पर कर चोरी के लिए आयकर विभाग के छापेमारी और पेगासस खुलासे द्वारा उठाए गए सवालों में लगातार अब इनको घेरा जा रहा है। आगे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि केवल कुछ ही दिन पहले दैनिक भास्कर ने पेगासस खुलासे के संदर्भ में गुजरात में राजनेताओं और नौकरशाहों के फोन टैपिंग के आरोपों को याद करते हुए रिपोर्ट की थी जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। इससे पहले अखबार अप्रैल मई में जो महामारी की दूसरी लहर थी उसकी रिपोर्टिंग पर भी खूब आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा था। आधिकारिक कोरोना वायरस मौत के आंकड़ों को चुनौती देता था यह दैनिक भास्कर। देखिए लिखा गया है दैनिक भास्कर जो आंकड़े थे उनको चुनौती देता था। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने असंतुष्टों और राजनीतिक विरोधियों का प्रवर्तक एजेंसियों को हटाने के लिए खुद को काफी प्रतिष्ठित और अर्जित किया है। इसलिए सद्भावना के प्रमाण का भार सरकार पर है और यह आसान नहीं होगा। नए सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने इन दावे को मानने से इनकार कर दिया है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। देखिए जो पेगासस की घटना है उसका एक एग्जाम्पल दिया गया था कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो भी तो यही करते थे, विरोधियों की फ़ोन टैपिंग करते थे, उन पर निगरानी रखी जाती थी। तो अब अगर ऐसी न्यूज़ आ रही है तो इसमें भारत सरकार या भाजपा नेताओं को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो दूसरी लहर आई थी, दूसरी लहर में सरकार की कमियों को बताते हुए ये बताया जा रहा था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश या और भी राज्यों में जो मौत के आंकड़े हैं वो छुपाए जा रहे हैं, आंकड़े कहीं ज़्यादा हैं और उसे दिखाया कम जा रहा है। तो ये पूर्वाग्रह के तहत छापा माना जा सकता है। इस सरकार में एक सिंड्रोम है, यह एक मजबूत हाथ होने पर भी खुद को आप कह सकते हैं कि घिरा हुआ पाती है, चिंतित रहती है। इसके आख्यान में राजनीतिक विरोधियों द्वारा जो मोदी भाजपा के आरोहण से मेल नहीं खाते हैं, यानी कि जो उनके अनुसार नहीं चलते हैं, उनके खिलाफ छापेमारी या उनको किसी न किसी तरीके से परेशान किया जाता है। राष्ट्र विरोधी तत्व नए भारत के दुश्मन हैं। इस कहानी में मोदी सरकार को हमेशा लड़ाई के गियर में होना चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं कि खुद ही उनके खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं वो उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब पेगासस के खुलासे के सामने आते ही मंत्री और इसमें जो गवर्नमेंट के कुछ लोग हैं वो सक्रिय हो गए, भाजपा के लोग सक्रिय हो गए। तो इसमें इतना सक्रिय होने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेगासस वाला मामला जो है वो कोई नया नहीं है। इससे पहले भी इस तरीके की फ़ोन टैपिंग और कई चीज़ें होती रही हैं। यहाँ तक कि शासन को फिर से संगठित करने का अवसर भी एक कैबिनेट के सुधार को खो देता है, जो इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है कि सरकार को कैसे पेश आना चाहिए और इसे कैसे चलाया जाना चाहिए, हाउ इट इज रन। आगे बताया गया है इट मे बी पॉसिबल, सरकार के तंत्र के मूल में निहित है गहरी चिंता, असुरक्षा को पहचानना संभव हो सकता है। ये धमकाने के साथ ही आप कह सकते हैं कि एक मजबूत कार्रवाई जो सरकार बता रही है, तो ये जाहिर सी बात है धमकाने की कार्रवाई है और कहीं ना कहीं उनकी घबराहट को भी इसमें बता देता है। निश्चित रूप से ताकत और आत्मविश्वास इसमें नहीं है, लेकिन इससे स्वतंत्रता और संस्थाओं पर जो असर पड़ रहा है वह चिंता का विषय है। अपने दूसरे कार्यकाल के आधे रास्ते से कम सरकार को रुकने और खुद को से पूछने की जरूरत है कि क्या
युद्ध की थकान को दूर करने का समय आ गया है और सत्ता में अधिक सहजता और बड़े दिल, कम चुभन और प्रतिशोध दिखाने का समय आ गया है। इससे विशाल जनादेश द्वारा उस पर यह जिम्मेदारी डाली जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, प्ले इन द मोमेंट, और ये आर्टिकल लिखा है पुलेला गोपीचंद ने। इन्होंने ओलंपिक पर यह आर्टिकल लिखा है कि किस तरीके से ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए एक भविष्य दिखाता है, क्योंकि उनके पास बहुत मौके नहीं होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा 1 या 2 मौके मिलते हैं। तो आर्टिकल में बताया गया है कि वे कहते हैं कि एक खिलाड़ी के जीवन में हर साल विशेष रूप से एक जो पूरा कैरियर होता है उसमें सिर्फ एक पीक ईयर होता है। एक सामान्य कैरियर में लगभग 4 से 5 साल का नॉर्मल कैरियर होता है एक खिलाड़ी का। जब आप ओलंपिक वर्ष जैसा कुछ खो देते हैं तो यह बहुत बड़ा नुकसान होता है। कोई भी अन्य कैरियर, एक डॉक्टर, पत्रकार, वकील, लगभग इन लोग का जो कैरियर होता है डॉक्टर, पत्रकार, वकील का, इन लोग का 3 से 40 साल का होता है, लेकिन एक जो स्पोर्ट्स पर्सन का कैरियर होता है वो 10 साल का होता है। अगर हम पिछले साल मार्च और अप्रैल के आसपास ओलंपिक के साथ आगे बढ़ने के बारे में बहुत सी आशंकाओं को देखें तो जो टीके आने बाकी थे और लोगों को कोविड-19 परिदृश्य की आदत हो गई थी, उसमें खेलों को भी आगे बढ़ाना चाहिए था, यानी कि खेल को भी सुचारू रूप से जारी रखना चाहिए था। इफ़ आई हैड, अगर मैं इसे इस परिप्रेक्ष्य में रखूं तो जो साई प्रणीत हैं उनके बारे में, तो वो 28 साल के हैं। अगर वह ओलंपिक से चूक गए होते तो मुझे नहीं लगता कि उनको एक और मौका मिलता या कभी भी उन्हें ओलंपिक में भाग लेने का मौका मिलता। वह जीवन भर, क्योंकि वो 28 साल के हैं, फिर अगली बार वो 32 साल के हो जाएंगे, तो 32-30 प्लस होने पर जो कैरियर है खिलाड़ियों का वो ढलान पर होता है, वह जीवन भर उसके साथ रहेगा। आज टोक्यो में कई संभावित पदक विजेता हैं जिनमें हमें 8 से 10 पदक मिलने की उम्मीद है। उन लोगों के जीवन की कल्पना करें जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो ओलंपिक के कारण बदल जाएंगे। एक खिलाड़ी के बेटे के जीवन में बहुत सी चीज़ें इन बड़े खेलों पर निर्भर होती हैं और यदि आप उससे चूक जाते हैं तो वास्तव में जीवन भर के लिए चूक जाते हैं। आउट ऑन ए लाइफ टाइम। द पेंडेमिक ओलंपिक, महामारी ओलंपिक में तनावपूर्ण और अलग थलग होगा। छोटे कमरे, एथलीट को घर के अंदर रहना पड़ता है, बहुत से बाहर नहीं निकल पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं, तनाव से दूर रहने के लिए टहलने नहीं जाते हैं। कई ऐसी बातें हैं जो खिलाड़ी फेस करते हैं। सौभाग्य से कुछ महीनों के लिए वहाँ पर नहीं गए हैं वे, लेकिन वे अपने कार्यक्रम में ठीक से 5 दिन पहले वहाँ पहुँचे हैं, जो कि मतलब जो कार्यक्रम है ओलंपिक का उससे 5 दिन पहले वो पहुँचे हैं। अब उसमें क्या है कि 5 दिन पहले पहुँचे हैं तो इस पहला दिन उनको जेट ले जाए जो ले गए हैं उसमें समय लगता है, दूसरा जगह बनाने में समय लगता है, तीसरी चीज़ों को समायोजित करने में पता लगाना और इन सब में समय लगता है, चौथे दिन में तैयारियों में व्यतीत होता है और उसके बाद आप मैच का अभ्यास करते हैं और उसके बाद 12 से 14 घंटे में आपका मैच हो जाता है और उसके बाद आपको पैकिंग करनी होती है और वहाँ से वापस आना होता है। युवा एथलीट को लोगों के साथ रहने, 3-4 घंटे अभ्यास करने, जिम जाने या दौड़ने की आदत हो जाती है और दिन व्यस्त रहता है। यहाँ आपके पास जिम में 2 घंटे हैं, फिर आप दोपहर में भोजन के लिए बैठते हैं। पहले भोजन के लिए 1 घंटा मिलता था, अब सिर्फ आप जाइए, भोजन करिए और वहाँ से वापस हो जाइए। तो ये सब जो प्रक्रिया है इस ओलंपिक में जो खिलाड़ियों के लिए एक दबाव ही बनाती है। सिटिंग इन द रूम, कमरे में बैठकर आप कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, अपने फ़ोन मतलब कुछ अलग कर सकते हैं, अपने फ़ोन फेसबुक या इंस्टा को देख सकते हैं। यदि आप देखते हैं कि कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है या कोई व्यक्ति आपसे जीतने की उम्मीद कर रहा है या कोई व्यक्ति आपके लिए नकारात्मक बोल रहा है, तो इन सबको भी आपको ही फेस करना है। इसके लिए इन सब बातों से आपको ही निपटना है, इससे बचने की ज़रूरत है। हमें इस संभावना से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत भी है। एक छोटे कैरम बोर्ड या शतरंज की बिसात या एक लूडो खेल या एक किताब या एक योगा मैट कुछ ऐसा है जो दिमाग को खेल के दबाव से दूर रखने में मदद करेगा। द क्राउड डू मैटर,
भीड़ मायने रखती है। यदि आप 100 मीटर की दौड़ में हैं तो भीड़ आपके प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी। खचाखच भरा स्टेडियम आपको ऊर्जा का एक प्रवाह देगा जो एक खाली स्टेडियम नहीं दे सकता है। भारतीय कुल मिलाकर जो है वो ओलंपिक में कहीं ना कहीं इस चीज़ को मिस करेंगे। कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करने के साथ एथलीटों के लापता होने के कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मामले भी हो सकते हैं। दुनिया की नंबर 1 स्किट शूटर ने सकारात्मक परीक्षण किया है। वह भाग ले बिना ही, यानी कि वो कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं और बिना भाग लिए ही वो बाहर हो गई हैं। तो ये सब भी एक दबाव है उनकी मेहनत पर जो उचित नहीं है। व्हाट इज फेयर इज डैट, जो उचित है वह यह है कि जब घंटी बजती है तो जो रोल शुरू हो जाता है, झंडे सबके ऊपर हो जाते हैं। यदि आप जीतते हैं तो आपको और भी सम्मान मिलता है। एथलीटों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपने सिर नीचे नहीं रख सकते हैं। यह पूछने का समय नहीं है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। यह अनावश्यक रूप से जटिल मामला है। उन्हें खुद को यह बताने की जरूरत है कि मेरे पास वो सब कुछ है और मैं ये कर दिखाऊंगा, यानी कि मानसिक रूप से उन्हें काफ़ी मजबूत रहने की जरूरत है। इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल, यह एक अप्रत्याशित दुनिया है। जो कुछ हुआ उसकी वजह से कई लोगों ने अपनी योग्यता खो दी है। अगर चीज़ें गलत हुई हैं तो उन्हें करना चाहिए कि वापस आने के लिए वो तैयार रहें और किसी भी बुरी सोच से वो बचें और एक नई शुरुआत करें। देखिए, आर्टिकल में बताया गया है कि मैं पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से मैं महिला हॉकी टीम को जीतते हुए देखना पसंद करूंगा। इसमें मिजोरम, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के इतने मजबूत खिलाड़ी हैं। इस टीम की सफलता, अगर वे पदक जीतती हैं तो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा प्रभाव होगा। मैं वास्तव में दूती चंद को 100 मीटर में आगे बढ़ते हुए देखना चाहूँगा, शायद जीतते हुए भी। अगर वो जीतती हैं या फाइनल में पहुँचती हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है चैलेंजिंग चाइना। देखिए, आर्टिकल में बताया गया है कि क्या भारत 1 मिलियन जन सेवा का समर्थन कर सकता है? रणनीतिकारों द्वारा उत्तर दिए जाने वाला यह प्रश्न होने के अलावा यह प्रश्न भावनात्मक है। इसका कारण यह है कि जैसा कि हम भारतीयों का औसत होगा, उस सबसे सम्मानित राष्ट्रीय संस्था भारतीय सेना है। भारत में सबसे जो राष्ट्रीय सम्मानित सेना है वो भारतीय सेना है। हालांकि यह सवाल जो है वो काफ़ी बार पूछा भी गया है, क्योंकि चीन की जो पीएलए है, जो लगातार भारी संख्या में हमारी सीमाओं पर दिखाई दे रही है, वास्तव में केवल 9,75,000 अधिकारी और पुरुष हैं। यह भारतीय सेना की तुलना में काफ़ी कम है, जो विविध स्रोतों के अनुसार 12,50,000 से 14,000 अधिकारियों और पुरुषों के बीच है। चीन, देखिए आर्टिकल में आगे बताया गया है कि चीन एक महत्वाकांक्षी विश्व शक्ति है जो अपने रक्षा बजट पर 252 अरब डॉलर खर्च करता है, जबकि भारत 72.9 अरब डॉलर खर्च करता है। दोनों देश अपने बजट को अपने सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2% तक सीमित रखते हैं, जो कि चीन के मामले में हमारे आकार का 5 गुना है। उन्होंने अपनी सेना को छोटा कर दिया है और एक नौसेना का निर्माण किया है जो अमेरिकी नौसेना की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। वे भूमि पर अमेर है और उनकी एकमात्र रणनीति कमजोरी उनके आयातित तेल के 70% के लिए हिंद महासागर यानी पर उनकी निर्भरता है। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि चीन गैर आक्रामकता और अच्छे व्यवहार की एकमात्र गारंटी उनके तेल टैंकरों के लिए एक अच्छी तरह से तैयार किया गया खतरा है और आगे बढ़ने के लिए एक पूर्ण नौसैनिक महारत है। पहला कदम यह स्वीकार करना है कि हम अपनी असीमित शक्ति और सैन्य मामलों में क्रांति का लाभ उठाते हैं ताकि संख्यात्मक हीनता का कोई परिणाम ना हो। हम दक्षिण चीन सागरों सहित इंडो पैसिफिक को विभाजित करके शुरू करते हैं। आगे आर्टिकल में बताया गया है ये बताया गया है कि जो हिंद महासागर है, जो क्वाड क्षेत्र नया बना है, उसमें खोज की जिम्मेदारी भी, समुद्री खोज की जिम्मेदारी इसमें दी गई है। पोर्ट ब्लेयर या विशाखापट्टनम में केंद्रित सभी राष्ट्र एक सामान्य रिपोर्टिंग संचार नेटवर्क पर काम करते हैं। भारत द्वारा अनुरोध किए जाने पर क्वाड समुद्री खोज विमान मलक्का
जलमरूद को पार करने के उद्देश्य से हो रही प्लान यानी कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी आंदोलन पर इंडो पैसिफिक पर सूचना प्रभुत्व प्राप्त करता है। जब्त किए गए टैंकरों को कोई नुकसान नहीं हुआ है और भारतीय नौसेना को शामिल करने के लिए आगे आने वाली योजनाएं भी इसमें बनाई जा रही हैं। क्वाड संसाधनों द्वारा प्रतिरक्षण भारतीय बलों को प्लान इकाइयों की आवाजाही की सूचना कुछ दिन पहले दी जाती है। इसमें जो मानव मानसिकता को पीछे छोड़कर जो अब टेक्निकल तौर पर चीन आगे बढ़ रहा है, क्वाड को भी वो मानने से इनकार कर रहा है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी प्रभुता को जमाने की कोशिश करता है। ये और देशों के लिए भी खतरे की घंटी मान सकते हैं। ऑल दिस मेक्स, यह सब एक सुरुचिपूर्ण राजनीतिक समाधान और हिमालय में चीन भारतीय सीमा के प्रतिकूल भूगोल को मजबूत करने का एक बेहतर विकल्प बनाता है। जैसे जैसे साल बीतेंगे जनशक्ति तेजी से महंगी होती जा रही है और वैसे भी हमारे रणनीतिक विकल्प सीमित हैं, क्योंकि सेना को रक्षा बजट का 61% मिलता है। अफसोस की बात है कि सेना के बजट का 81% जनशक्ति और रखरखाव में चला जाता है। वी कैन अचीव, हम नौसेना और वायुसेना को बड़ी भूमिकाएं देकर और सेवानिवृत्त और कम भर्तियों के माध्यम से 5 वर्षों में 2 लाख पुरुषों द्वारा सेना को कम करके चीन के खिलाफ बेहतर पारंपरिक प्रतिरोध हासिल कर सकते हैं। जनशक्ति में कमी से लगभग 30,000 करोड़ रुपए की बचत होगी, जिसे समान रूप से 3 सर्व आइस के बीच विभाजित किया जा सकता है। सेना अपने पुराने T-72 टैंकों को बदल सकती है या गनशिप में 3 स्क्वाड्रन हासिल कर सकती है। चीन चेंगदू में एक नई हाई स्पीड रेल का निर्माण करके अपने भौगोलिक लाभ का विस्तार करना चाहता है, जो ल्हासा तक अरुणाचल सीमा के करीब और समानांतर चल रही है। चीन का मुकाबला महंगी जनशक्ति को संकट में डालकर नहीं किया जा सकता, लेकिन केवल युद्ध के स्थान को लाभप्रद भूगोल में स्थानांतरित करके एक संयुक्त सेना और वायुसेना के प्रयास से, जबकि तकनीकी रूप से उन्नत सेना हिमालय की सीमा पर रहती है। तो ये आज का यानी 24 जुलाई 2021 का इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पेज था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।